मेरे बड़े भैया का रिश्ता लेकर जब भी लड़की वाले उन्हें देखने आते तो हमारे घर एक पत्थर में लिपटा हुआ एक लेटर आ गिरता और उसमें लिखा होता कि ये लड़का किन्नर है। वो देखकर कोई भी मेरे भाई से रिश्ता नहीं करता। आखिर ये सब क्या हो रहा था। तभी एक दिन मैंने देखा कि भैया तो दोस्तों मेरा नाम सीमा है। मैं और मेरा बड़ा भाई अपने माता पिता की दो ही संतानें थीं। मैं अक्सर अपने भैया के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी और वह भी मेरे साथ लड़ाई झगड़े में पीछे नहीं थे। लेकिन हम दोनों का प्यार देखा जाए तो वो भी किसी से कम नहीं था। जब भी मुझे किसी भी चीज़ की तकलीफ होती तो मेरे भैया फौरन मेरा सहारा बन जाते और अगर उन्हें भी किसी चीज़ की तकलीफ होती तो मैं भी उनकी हमेशा सहायता करती थी। लेकिन जब बात लड़ाई की आती थी तो हम दोनों से ज़्यादा तो कोई लड़ाई कर ही नहीं सकता था। अक्सर हम दोनों की लड़ाई की वजह से माँ पिताजी परेशान रहते थे। अक्सर कहा करते थे कि इन दोनों की वजह से एक दिन हम लोगों को वृद्ध आश्रम जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इस बात को मजाक में ले लेते थे। घर पर खाने की चीज हो चाहे बाहर जाने की जिद हो, अक्सर हम दोनों भाई बहन का झगड़ा होता ही रहता था। लेकिन वह झगड़ा ज्यादा दिन नहीं चल पाता था। दूसरे दिन ही हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करने लग जाते। अब हम दोनों ही बहन भाई ने स्कूल पास कर ली और कॉलेज में दाखिला करवा लिया। दरअसल हम जुड़वा बहन भाई थे। इस वजह से हमें एक साथ स्कूल में दाखिला करवाया गया और हम दोनों ने एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। और कॉलेज में भी मेरे भैया पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, इसलिए वह तो बस माँ पिताजी के कहने पर ही थोड़ी बहुत पढ़ाई करते थे। लेकिन मुझे तो पढ़ाई लिखाई का हमेशा से ही शौक था। मैं तो एक पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती थी, इसलिए हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उनकी पढ़ाई में रुचि न होने की वजह से हर रोज़ उन्हें क्लास में सजा मिलती थी, जिस वजह से मैं उनका मजाक उड़ाती थी और घर आकर माँ पिताजी को वह बात बता कर उन्हें डांट भी खिलाती थी। इस वजह से हम दोनों बहन भाई का झगड़ा भी होता रहता था। खैर हमारी हंसी मजाक और लड़ाई झगड़े में पता ही नहीं चला कि हम कब कितने जवान हो गए, कि हमारे रिश्ते की बातें होना शुरू हो गईं। अब उम्र भी एक जितनी ही थी और पढ़ाई भी दोनों ने पूरी कर ली थी, तो दोनों की ही शादी साथ में ही करनी थी। यह तो लाजमी ही था। अब मेरे पिताजी और माँ ने हमारे सारे रिश्तेदारों को बोल दिया कि दिनेश और सीमा के रिश्ते के बारे में चर्चा शुरू कर दो। अगर कहीं भी इन दोनों के लिए अच्छा रिश्ता मिलता है तो हम फौरन इन दोनों का रिश्ता तय करके शादी कर देंगे। मेरी माँ की भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। दरअसल उन्हें कमर दर्द की एक बीमारी थी जिसकी वजह से वह ज़्यादा काम धंधा भी नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्हें एक बहू की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन खैर सभी रिश्तेदारों ने अच्छे से अच्छे रिश्ते बताए, लेकिन मेरे माँ पिताजी को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे लिए जो रिश्ता चाहते थे वह देखने को मिला ही नहीं। मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरा रिश्ता एक अमीर घराने में हो और लड़का संस्कारी और पढ़ा लिखा भी हो। लेकिन जो रिश्ते हमारे रिश्तेदार बता रहे थे उनमें कभी तो लड़का उम्र में बड़ा होता तो कभी अमीर घराने से नहीं होता था। इस वजह से कोई रिश्ता ही नहीं जमा। दरअसल मेरे माता पिता पहले मेरा रिश्ता तय करना चाहते थे, उसके बाद मेरे भैया का, इसलिए वह ज़्यादा ध्यान मेरे रिश्ते की तरफ दे रहे थे। ऐसे ही कसम में एक रोज़ हमारे चाचा जी हमारे घर आए और कहने लगे कि सीमा के लिए मेरे पास एक रिश्ता है। दरअसल मेरे दोस्त का बेटा है, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है और उसके पापा भी बहुत अमीर हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं। लड़का संस्कारी है और इकलौता भी है। अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं सीमा के रिश्ते रिश्ते की बात उनके साथ चला सकता हूँ। तभी मेरे माता पिता मान गए और उस लड़के को देखने के लिए चले गए। यह रिश्ता मेरे माँ पापा को बहुत पसंद आया, क्योंकि लड़का संस्कारी होने के साथ साथ गुणवान भी था। इसलिए अब मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। अब बारी थी मेरे भैया के रिश्ते की, तो मेरे भैया के लिए भी अच्छे अच्छे रिश्तों की लाइन लग गई। लेकिन जो हमारे घर में हरकत होनी शुरू हो गई थी, उसके बाद तो रिश्ता होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। जब भी मेरे भैया को लड़की वाले देखने आते तो हमारे खिड़की दरवाजों में से एक पत्थर से बंधा हुआ लेटर घर में गिरता और वह सीधा लड़की वालों के पास आकर गिर जाता। वह लेटर उठाकर पढ़ते तो उसमें लिखा होता कि ये लड़का किन्नर है, अपनी लड़की का रिश्ता इसके साथ मत करना। बस इतना पढ़ते ही वह लोग रिश्ते के लिए मना करके वहाँ चले जाते। वह हम लोगों की एक बात भी नहीं सुनते थे। हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। मेरा भैया तो एकदम साधारण और आम इंसान था, भला उसे किन्नर कौन बोल सकता है। और हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। अब तो मेरी माँ और पिताजी इन सब को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कर कौन रहा है। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से
कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। अब तो मेरे भैया भी परेशान रहने लगे। एक रोज हम सभी बैठे थे तो मेरे भैया रोने लग गए और कहने लगे कि मुझे इस तरह किन्नर साबित करने पर कौन तुला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे भी जीवन में कोई जीवन साथी मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से यह हो रहा है उस अनुसार तो मुझे कभी कोई शादी के लिए हाँ भी नहीं बोलेगा। तभी मेरे माँ पापा ने भैया को ढांढस देते हुए कहा कि यह सब सही होगा, हम लोग पता लगा रहे हैं कि ऐसी हरकत कौन कर रहा है। अब तो मेरे भैया को लेकर मैं भी बहुत चिंतित रहने लगी। मुझे तो बार बार उनके साथ की लड़ाई भी गुस्सा दिला रही थी कि मैंने उनके साथ पता नहीं क्यों लड़ाई झगड़े किए और हमेशा उनको गलत साबित करने पर तुली रही। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह तो बचपना था और बचपन में कौन बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। लेकिन बात अब फ्यूचर की आन पड़ी थी। मेरे लिए इतना अच्छा और संस्कारी रिश्ता मिल गया है और मेरे भैया इन सब तकलीफों से जूझ रहे हैं। आखिर उन्हें कब इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा? आखिर कौन है जो मेरे भैया की खुशी नहीं आने दे रहा है? जब भी हमारे घर में कोई रिश्तेदार आते हैं तो यह सब घटना शुरू हो जाती है। हम लोग खिड़की दरवाजे भी ऐसे बंद करते थे, लेकिन ना जाने वो पत्थर कहाँ से आ जाता और सभी रिश्तेदारों के पास आकर गिर जाता और वह लेटर पढ़ने के बाद कोई भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता। और यह तो लाजमी है कि यह उन लोगों का कसूर नहीं था। अगर हम लोग किसी के साथ रिश्ता तय करें और हमें यह सब खबरें मिलें तो हम लोग भी नहीं करेंगे, तो वो कैसे कर लेते? उन्हें तो यही लगेगा कि मेरे दिनेश भैया सच में किन्नर हैं। लेकिन मेरे दिनेश भैया तो बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें इस तकलीफ से कैसे बाहर निकालूं, किस कदर मैं उन्हें इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाऊं। एक दिन मैं यूं ही राघव के साथ फोन पर बातें कर रही थी तो बातों ही बातों में राघव ने पूछ लिया कि हाँ भाई, मेरे साले साहब का रिश्ता कब तक कर रहे हो? मुझे भी तो उनकी बारात चढ़ना है। तभी मुझसे रहा नहीं गया और जो कुछ हो रहा था वह सब मैंने राघव को कह दिया और उसे सारी बात बता दी। अब तो राघव को भी बहुत अफसोस हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये सब हरकतें कर कौन रहा है। तभी मैंने राघव से कहा, यही तो प्रॉब्लम है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी हरकतें कर कौन रहा है। अब तो हम लोगों की चिंता का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे माता पिता तो अक्सर इसी परेशानी में खाना तक नहीं खाते थे कि पता नहीं हमारे दिनेश का भविष्य में क्या होगा। भला इस तरह चलता रहा तो उसके साथ कोई शादी करेगा ही नहीं, और अगर उसकी शादी नहीं हुई तो पूरी उम्र उसे कुंवारा भी नहीं रह सकते। अब तो हम लोगों ने हर वह प्रयास करके देख लिए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। तभी एक रोज मैंने कहा कि हम लोग घर पर रिश्तेदारों को बुलाने की वजह से कोई रिजॉर्ट बुला लेते हैं और वहीं पर बातें कर लेंगे। यह आइडिया सभी को पसंद आया। इस बार मेरे मामा जी एक रिश्ता लेकर आ रहे थे मेरे भैया के लिए। तभी सब लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग एक अच्छे से होटल में जाकर ही उन लोगों के साथ मिलेंगे और उसके बाद ही घर बार दिखा देंगे। सब लोग एक होटल में चले गए और वहां पर उन लोगों के आने के बाद चाय नाश्ता किया और जैसे ही रिश्ते की बात करने लगे तो सेम वही हरकत फिर से हुई जो हमेशा से होती आ रही थी। एक पत्थर उन रिश्तेदारों के पास आकर गिरा और जैसे ही उन लोगों ने उस पत्थर पे बंधे लेटर को पढ़ा, वह बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अब तो हम लोगों की परेशानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब तो मेरी माँ की भी बीपी बढ़ने लगी थी। वह तो रोने तक लग गई कि पता नहीं अब दिनेश का क्या होगा। हम लोगों ने वह हर प्रयास करके देख लिया जिससे दिनेश का घर बस जाए, लेकिन हमारी मेहनत किसी भी तरह से रंग नहीं ला रही थी। अब मैंने मन में ठान लिया कि यह सब कर कौन रहा है, इस चीज का मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। यूं हाथ पर हाथ धरे भी नहीं बैठ सकते। तभी एक रोज मैंने प्लान बनाया कि मैं क्यों ना घर से बाहर छुपकर बैठ जाती हूँ और आप सब लोग हमारे मोहल्ले में और सभी रिश्तेदारों में यह अफवाह फैला देना कि मैं किसी एग्जाम के लिए शहर से बाहर गई हूँ। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि मैं घर पर नहीं हूँ, इसलिए और मैं घर से बाहर पूरी तरह से नज़र रखूंगी। जब भैया के लिए रिश्ता देखने आएंगे तो मैं रंगे हाथ पकड़ लूंगी कि आखिर यह सब कर कौन रहा है। तभी सब लोगों को भी मेरा प्लान समझ में आ गया और सब लोगों ने प्लान के मुताबिक ही किया। अब इस बार जब मेरे भैया को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे थे तो हम लोगों ने पहले ही बात फैला दी कि मैं किसी परीक्षा को देने के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, और जिस दिन रिश्ता देखने आ रहे थे उस दिन मैं घर से बाहर बने एक पौधे के पीछे बैठ गई। किसी को भी शक ना हो इसलिए मैंने पूरी तैयारी के साथ यह सब किया और पास में एक कैमरा भी लगा दिया था कि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए उसमें।
थोड़ी ही देर बाद कुछ लोग मेरे भैया को देखने के लिए आए और अंदर चाय नाश्ता करने लग गए, लेकिन मेरी तो नज़रें पूरी तरह से इधर उधर ही थीं कि घर में कौन आता है और ये सब कौन करता है। थोड़ी ही देर बाद जो मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि एक काले रंग का कंबल ओढ़े हुए कोई हमारे घर के पास आता है और वह पत्थर घर के अंदर फेंक कर भागने की कोशिश करता है। तभी मैं उस पौधे के पीछे से निकलकर उसे पकड़ लेती हूँ और जोर जोर से चिल्लाने लगती हूँ। तभी अंदर से भैया और सब लोग भी आ जाते हैं और उस कंबल को हटाते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की थी। तभी मैंने उस लड़की को एक तमाचा दे मारा और कहने लगी कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यह सब तुम क्यों कर रही हो, और हमने तो आज से पहले तुम्हें कभी देखा भी नहीं था, भला तुम हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़ी हो। तभी वह लड़की हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली कि मुझे माफ़ कर दो। दरअसल कॉलेज के दिनों से ही मैं दिनेश को बहुत पसंद करती थी। एक रोज़ मैंने जब दिनेश को प्रपोज किया तो उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं अपने माता पिता की पसंद से ही शादी करूँगा। उसके बाद से मेरे मन में इसके लिए गुस्सा बढ़ गया कि मैं इतनी सुंदर होकर भी इस लड़के से प्रपोज कर रही हूँ और इसे मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। इसके बाद से मैंने ठान लिया कि मैं भी इसका रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। तभी से मैंने ये हरकत करना शुरू कर दिया और इसके रिश्ते तुड़वाती रही। अब तो दिनेश ने कहा कि इतनी बड़ी हरकत तुम कर रही थी। तभी मैंने दिनेश भैया से कहा कि क्या आप इसे जानते हो। तभी भैया ने कहा कि हाँ, यह जो कह रही है वो सच है। फिर मैंने उस लड़की को एक तमाचा दे मारा और उससे कहने लगी कि तुम एक लड़की होकर ऐसा कैसे कर सकती हो। अगर तुझे भैया ने ठुकरा दिया था तो इसका मतलब उनकी ज़िंदगी थोड़ी ही खराब करेगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोगों पर क्या गुजरती होगी। यूं मेरे भैया को एक आम इंसान होते हुए भी उन्हें किन्नर साबित करने पर तुली हुई थी। एक बार भी मेरे भैया के अंदर झांक कर देखा कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। तभी उस लड़की ने माफ़ी मांगी। तभी मेरी माँ ने कहा कि बस ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाएंगे और उसे वहाँ से भगा दिया। उसके बाद जो लोग मेरे भैया को देखने आए थे, उन लोगों को सारी बातें समझ में आ गईं और उन्होंने मेरे भैया को पसंद कर लिया और मेरे भैया का एक अच्छे खानदान में रिश्ता हो गया। अब हम दोनों बहन भाई की शादी तय हो गई और हम दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी गई। अब हम दोनों अपने अपने परिवार में बहुत खुश थे। तभी एक रोज़ मैं पुरानी बातों को सोच रही थी तो ये सब बातें मेरे दिमाग में आईं। मैं बार बार यही सोच रही थी कि आखिर देर से ही सही लेकिन मेरे भैया की ज़िंदगी बच गई, वरना वह औरत उन्हें हमेशा के लिए किन्नर साबित करती रहती और यूं ही हमारे घर के ऊपर दुखों के बादल छाए रहते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपके दाईं तरफ एक घंटी बनी हुई है, उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले आपके चैनल पर मिले। मिलते हैं अगली इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।